Hello students, welcome to watching CAS Resonance Physics Academy. This is the part second of unit first, that is general physics. This is second video. In the first video we have seen that the properties of a solid. इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट पहले देखिएगा, बाद में ये देखिएगा. दिस वीडियो इज स्पेशली मेड फॉर द फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग लोनेरे. ओके, सो व्हाट वी हैव सीन दैट द डेफिनेशन, सम डेफिनेशंस ऑफ deformation, deforming force, internal restoring force, elasticity, elastic bodies, plasticity and plastic bodies. After that we have seen that what do you mean by the stress. Okay, so what is stress? The stress is defined as the applied force per unit cross sectional area. इसको यार सिंपली एरिया नहीं बोल सकते, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. जैसे कि हमने देखा था द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इज द एरिया ऑफ ए सर्कल. किसी भी यार ऑब्जेक्ट का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर निकालना है तो उसका एक छोटा सा सेक्शन हमें लेना पड़ता है, एंड दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल या दैट बॉडी. Okay, so stress is force per unit area, applied force per unit cross sectional area, and also it can be defined as the internal restoring force per unit cross sectional area. So the SI unit for stress is Newton per meter square. There are three types of stress. Stress के तीन तरह के टाइप्स हैं. कौन से? टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस. सो टेंसाइल स्ट्रेस को एक और नाम था, टेंसाइल स्ट्रेस को एक और नाम कौन सा है तो आपको याद होगा, तो वो होता है भाई लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ठीक है, सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? द स्ट्रेस ड्यू टू विच लेंथ ऑफ द बॉडी चेंजेस, या फिर उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द स्ट्रेस व्हिच इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है, ऐसे स्ट्रेस जिसकी वजह से बॉडी का लेंथ चेंज होता है, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, दूसरा स्ट्रेस जो होता है वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेस को एक और नाम होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, तो यार वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम. द स्ट्रेस ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस. या उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द स्ट्रेस दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस. ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का मतलब क्या था? शियर स्ट्रेस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में यार हमने एग्जांपल लिया था कि एक स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट के ऊपर वाले साइड में हमने फोर्स लगाया था, पैरेलल फोर्स. ड्यू टू दैट पैरेलल फोर्स अब उस ऊपर वाला जो लेयर था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था. नीचे वाले लेयर को हमने फिक्स किया था, तो स्क्वायर प्लेट का जो शेप है वो बन गया था पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे शेप चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं भाई शियर स्ट्रेस. ओके, तो ऐसे तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं. तीनों तरह के जो स्ट्रेस हैं, असल में ये स्ट्रेस है तो इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया ही है. तो टेंसाइल स्ट्रेस को भी हम ऐसे लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेस को भी लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस को भी लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया. बिकॉज दीज आर द स्ट्रेस, सो द SI यूनिट्स ऑफ ऑल दीज थ्री, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, सभी का SI यूनिट सेम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो. ओके, सो यार अभी थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं इसको, कि मान लो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेस की वजह से वायर की लेंथ इंक्रीज होती है तो यार लेंथ चेंज होती है तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है. मान लो ये वायर है, इसके ऊपर भाई हमने ये फोर्स लगाया है. ठीक है, तो दिस इज द अप्लाइड मास. तो यार ये मास उसको अटैच करने की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है mg, जो कि नीचे की तरफ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड. सो दिस इज आवर अप्लाइड फोर्स, और उसको बोल सकते हैं दिस इज आवर डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, सो ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस. सो दिस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज द टेंसाइल स्ट्रेस. तो अभी यहाँ पे जो फोर्स है हमारा अप्लाइड फोर्स इज mg. यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई mg. थोड़ा सा फॉर्मूले आप भी लिखा करो. ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे जो होगा वो mg होगा, और एरिया जो है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर. तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मैंने आपको बोला ये वायर ऐसी नजर आती है, अगर आप सामने से देखेंगे तो यार ये वायर ऐसी होती है सर्कुलर.
उसका अगर हम सेक्शन ले लेंगे तो यार ये एक तरह का सर्कल बनेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ए सर्कल। सो यार ये बन जाएगा एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, अगर वायर की लेंथ या रेडियस आर होगी, ठीक है। सो दिस इज द mg अपॉन पाई आर स्क्वायर द टेंसाइल स्ट्रेस। यू कैन राइट इट mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे होता है, मान लो यार मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है, V नाम का एक रबर ब्लॉक है, रबर का एक वॉल्यूम है या फिर रबर का एक क्यूब है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया। तो असल में मैंने क्या किया है, इस रबर का जो क्यूब है उसको सभी साइड से यार मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो यार इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज होगा वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम ऐसे घट जाएगा उसका, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी V माइनस dV। ओके, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब यार ये वॉल्यूम V था, अब फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा V माइनस dV। तो असल में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ ये वॉल्यूम है और दैट इज द dV। dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। मान लो यार कॉम्प्रेस कर रहे हैं किसी को तो छोटा बन जाएगा, तो छोटा बनने के बाद उसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा V माइनस dV। तो कितने का चेंज आया, तो यार ये dV का चेंज आया है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो अभी यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे हमने हर एक साइड पे फोर्स लगाया है। असल में क्या है कि मान लो ये एक सरफेस है इस क्यूब का, ठीक है, तो हमने उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है ऐसा। सो द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यार यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया जो होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लिखने वाले भाई प्रेशर, क्या लिखेंगे इसको, प्रेशर, dP, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो प्रेशर और स्ट्रेस होता है, प्रेशर की भी डिफिनेशन अगर आपने को किस लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद भी हो सकती है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस भी कैलकुलेटेड एज फोर्स अपॉन एरिया। मगर यार हमेशा स्ट्रेस और प्रेशर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स, जब किसी एरिया को परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तब वहां पे हम प्रेशर कह सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर फोर्सेस लगाए हैं, तो यार इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, प्रेशर कह रहे हैं। तो हमेशा स्ट्रेस और प्रेशर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यार प्रेशर के और स्ट्रेस का जो यूनिट है, डेफिनेशन वो सेम है, मगर यार हमेशा प्रेशर और स्ट्रेस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेस, यू कैन राइट द वॉल्यूम स्ट्रेस एज dP, चेंज इन प्रेशर या सिंपली प्रेशर। और शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस को ऐसे लिखा जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि यार अभी यार यहाँ पे अभी मान लो कि यार ये हमारे पास किताब है, ठीक है, ये किताब है, तो यार किताब का नीचे वाला जो लेयर है उसको फिक्स रखेंगे और ऊपर वाले लेयर को हम फोर्स लगाते हैं ऐसे पैरेलल। अभी यार ये प्रेशर नहीं है, बिकॉज दिस फोर्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई टू दिस लेयर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर। ये लेयर को परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसा पैरेलल है। सो दिस इज नॉट द प्रेशर। अगर आप सोच रहे हो कि यार इसको भी प्रेशर लिखना चाहिए, तो यार ये प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। तो इसको ऐसे ही रखा जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी आपको, ठीक है। तो अगला वाला पॉइंट ले लेंगे जल्दी से, तो इसको यार थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। एक और चीज मैंने आपने बोली थी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज हो जाती है और उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन, और उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। सो जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में अपने आप उस सॉलिड मटेरियल में अपने आप भाई वहां पे क्या आ जाता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे आ जाता है। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट, कुछ लिमिट तक हम बोल सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दोनों सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने कुछ नोट्स भी लिखे थे, आई होप कि आपके पास सभी नोट्स है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भाई, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है भाई स्ट्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, बड़ा चैप्टर है, ओके, 16 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो सब मिला के 16 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। तो ये अगर स्ट्रेन क्या होता है आप देखते हैं। तो यार ये जो स्ट्रेस होता है, जैसे किसी मटेरियल पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, अब मानते हैं, आप थोड़ा सा एग्जांपल के साथ जाते हैं।
मान लो पहले यार, जब यार हमारे पास एक वायर है, अभी यार यही एग्जांपल लूंगा बार 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 बार, क्योंकि बार बार वही आएगा। मान लो यार एक वायर है एंड द लेंथ ऑफ द वायर, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज कैपिटल एल, उसको मान लेते हैं भाई वो 10 मीटर है। लेंथ ऑफ द वायर कितना है? 10 मीटर, बहुत लंबा वायर है 10 मीटर वाला, ठीक है। तो यार मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ मास लगा दिया है भाई m। ड्यू टू दिस मास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस इज आवर अप्लाइड फोर्स, दिस इज आवर डिफॉर्मिंग फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स लेंथ ऑफ द वायर विल गेट इंक्रीज्ड, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो यार वायर की लेंथ बढ़ गई है और वो भाई इतनी आ गई है, मान लो ये पहले इतनी थी, अब थोड़ा सा बढ़ के इतना आ गया है। सो ये जो वायर की लेंथ इतना बढ़ गया है एंड दिस इज आवर फोर्स mg, ठीक है। सो यार इतना वायर का लेंथ में चेंज आया है। मान लो ये जो वायर की लेंथ बढ़ गई है उसको हम नाम देते हैं स्मॉल l। पहले वायर की लेंथ इतनी थी ओरिजिनली, अब थोड़ा सा बढ़ के इतना हो गया है। सो ये कितना था? l, ओके। दिस इज द इनिशियल लेंथ, ये कौन सी लेंथ है? इनिशियल, शुरू में। तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? फाइनल, अभी पहले l तो थी, उसमें यार स्मॉल l इतना लेंथ इंक्रीज हो गया है, तो फाइनल लेंथ जो है इट विल बी l प्लस l, ओके। मान लो यार यहाँ पे ये जो l है स्मॉल l वो 1 मीटर है, 1 मीटर से बढ़ गई है। तो यार ये फाइनल लेंथ कितनी आएगी? ओरिजिनल लेंथ थी 10 प्लस 1, ये बन जाएगा 11 मीटर, ठीक है। तो ये बन गई भाई 11 मीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो थोड़े से समझ ही आ रहे होंगे आप। सो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? तो चेंज इन लेंथ हमारे पास l है, चेंज इन लेंथ ध्यान में रख, थोड़ा सा यार उसको समझो। चेंज इन लेंथ कितनी आई है? चेंज इन लेंथ का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? फाइनल है भाई 11 मीटर, माइनस यार इनिशियल कितना है? 10 मीटर, तो ये बन जाएगा 1 मीटर। तो असल में चेंज इन लेंथ जो होगा वो स्मॉल l से दिखाएंगे। दिस इज द चेंज इन लेंथ l, 1 मीटर, 1 मीटर का चेंज उसमें आ गया है। तो यार अगर ये 1 मीटर का जो चेंज आया है उसको हम ओरिजिनल लेंथ से या फिर इनिशियल लेंथ से कंपेयर कर देंगे तो कितने परसेंटेज का चेंज आया है, कैसे निकालेंगे? तो यार हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ, अब थोड़ा सा ध्यान में रखो, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ, इसे क्या बोलेंगे? ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ। ओरिजिनल भी बोल सकते हैं ना पहली वाली लेंथ को, ठीक है, ओरिजिनल बोलो या इनिशियल बोलो, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या देगा हमें? ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी 10, उसमें कितने का चेंज आया? 1 का, ठीक है। तो यार ये 1 अपॉन 10 का मतलब क्या होगा? 0.1। तो यार ये जो फैक्टर है 0.1, इट इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेन, इसे ही हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है कि यार अगर हम स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई सम स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस लगा दिया ये फोर्स की वजह से, फोर्स अपॉन एरिया, जो व्हेन वी अप्लाई द स्ट्रेस टू ए बॉडी देन देयर इज अ चेंज इन लेंथ और साइज और शेप ऑफ द बॉडी, ओके। उसकी वजह से यार उस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन का मतलब यार असल में क्या है कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप वगैरह वगैरह ऐसा। तो स्ट्रेन का मतलब यार असल में बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। तो स्ट्रेन का मतलब यार सिंपल है, स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में क्या आता है भाई? स्ट्रेन आता है। तो यार स्ट्रेन असल में रेशो है किसी का। तो पहले यार फिर से इधर आता हूं मैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यार स्ट्रेन की डिफिनेशन पहले लिखता हूं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख लो पहले। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशन पर change in dimensions to the change in dimensions to the original dimensions, ये सिंपल है, ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। तो इसको कैसे समझेंगे? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। तो ओरिजिनल डायमेंशन और चेंज इन डायमेंशन का रेशियो ले लो, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज सिंपली कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशंस।
यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब हम क्या लेंगे, डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डायमेंशन का मतलब यहाँ पे हम लेंगे लेंथ और वॉल्यूम, ठीक है। डायमेंशन चेंज होना इसका मतलब शेप और साइज के मामले में चर्चा कर रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये भी एक तरह का स्ट्रेन ही है, ठीक। ओके, सो हाउ टू डिफाइन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट क्या होगा स्ट्रेन का, तो असल में यार चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब यहाँ पे लिखता हूं फिर से, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का कितना मतलब है, चेंज इन लेंथ कितनी थी हमारे लिए 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 1 मीटर, ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10 मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यार इसको कुछ भी यूनिट नहीं होता है, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता, ये ध्यान में रखो। स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो उसको यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है यूनिट, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो यार इसकी वजह से उसको यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेन। अब यार स्ट्रेन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं, सिमिलरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स के भी 3 टाइप्स हैं। स्ट्रेस के जो होते हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, वही टाइप्स भाई इसके भी होते हैं। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कौन से अब यहाँ पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो आप भी यार नोट्स बनाओ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के कौन से टाइप्स होंगे यहाँ पे बनाते हैं। तो पहला जो टाइप होगा स्ट्रेन का वो होता है भाई टेंसाइल स्ट्रेन। कौन सा टाइप होगा, टेंसाइल स्ट्रेन, या उसको क्या कहेंगे और एक वर्ड है उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा जो होगा सेकेंड वाला, उसे हम कहेंगे भाई वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, या उसको और एक नाम हो सकता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। और लास्ट वाला जो होगा यहाँ पे लिखता हूं थर्ड वाला, और लास्ट वाला जो होगा वो हमारे लिए होगा शियर स्ट्रेन। अब यार ये टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन जो है, ये जैसे स्ट्रेस जो होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, तो ये भी चेंज इन लेंथ से रिलेटेड होगा। वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन भी चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। शियर स्ट्रेन जो होगा इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू चेंज इन शेप। सिर्फ अभी डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेन की जो डेफिनेशन आएगी दैट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेन भी क्या होगा, कोई भी स्ट्रेन की डेफिनेशन ऐसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो यार ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है। तो यार इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, ये डायमेंशन वर्ड की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, इसको इसके लिए लेंथ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये ध्यान में रखना है, टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, और ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कभी कभार प्रैक्टिकल में उसको ई से भी डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ को, कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। जनरली मैं स्मॉल एल यूज करूंगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल स्टैंड्स फॉर चेंज इन लेंथ, कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल लेंथ। ओके, हाउ टू डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, बस इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। सिंपल डेफिनेशन है भाई, इसको तो थोड़ा सा मेमोराइज करना ही होगा, मगिंग करना होगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे dv अपॉन v, where dv stands for change in volume और v stands for original volume। ओके, तो यार बहुत बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन में। स्ट्रेस जो होता है भाई, स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस में हम क्या लिखेंगे, ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से लेंथ चेंज होगी, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ टेंसाइल स्ट्रेन होगा। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या लिखेंगे, ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे,
वॉल्यूम स्ट्रेन लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि शेयर स्ट्रेन जो होगा तो शेयर स्ट्रेन ऐसे लिख देंगे, शेयर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, क्योंकि आपको मालूम है कि शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन जो होता है इट इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार उसको ऐसे लिखेंगे कि चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, शेयर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप। तो यार चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप इसका क्या मीनिंग है? इट हैज नो मीनिंग। तो चेंज इन शेप का मतलब यार पिछले वाले में, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे करता होता है, ओके, मैं इसको अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। तो यार अभी यार शेयर स्ट्रेन को थोड़ा सा मैथमेटिकली देखना होगा, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन को कैसे निकालते देखो, तो शेयर स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा डिफिनेशन अलग है, ओके। शेयर स्ट्रेन को यहाँ पे थर्ड टाइप लिख रहा हूं मैं, इधर लिखता हूं अभी, ठीक है। तो ये दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेन जो है इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज टू डिफिनेशंस, ओके। तो शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ, ये ध्यान में रखो, इट इज द रेशियो ऑफ lateral displacement of any layer, lateral displacement of any layer to the its distance, to the its distance from fixed layer, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो यार थोड़ा सा डिफिनेशन अलग है, इसीलिए यार ये बार बार शायद एग्जाम में भी पूछे जाता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि शेयर स्ट्रेन जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लो यार ये हमारे लिए एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और ये ए बी सी और डी लेयर है, ठीक है। तो यार ये सी डी जो बॉटम का लेयर है, ये जो वायर है या बॉटम का जो लेयर है उसको हमने फिक्स्ड रखा है, दिस इज फिक्स्ड लेयर, ये हमारे लिए फिक्स्ड लेयर है। कोई भी एक लेयर को आप फिक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बॉटम वाला ही करो, कोई भी लेयर फिक्स कर सकते हो, दिस इज आवर फिक्स्ड लेयर, ठीक है। मान लो इफ वी अप्लाई द फोर्स फ्रॉम दिस साइड ऑन ए बी सरफेस, ए बी सरफेस के ऊपर भाई इस साइड से हमने फोर्स लगाया है एफ नाम का, ठीक है। If we are applying the force on this surface AB from this side, it means we are applying the stress. तो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यू टू दिस पैरेलल फोर्स, अभी यार ये फोर्स जो है इस सरफेस को पैरेलल है, ड्यू टू दिस पैरेलल और टेंजेंशियल फोर्स द AB लेयर या AB सरफेस विल डिस्प्लेस्ड, वो क्या होगा? थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, क्योंकि यार इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा आगे जाएगा। तो मान लो यार बी पॉइंट जो है थोड़ा सा आगे गया यहां तक, बी डैश। तो यार ये जो साइड होगी ये इसके साथ आगे, अब देखो ना, अब यार मान लो ये ऐसा था, अगर ए बी लेयर आगे जाएगा तो ये ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, तो यार ये यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। तो यार उसके बाद क्या होगा, जितना बी आगे गया है उतना ए भी आगे आएगा, मान लो ए डैश, तो यार यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे कितना एंगल बना है, मान लो ये थीटा एंगल है, और यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको हम नाम देते हैं भाई एक्स, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला सरफेस से नीचे वाला सरफेस तक ये इतना डिस्टेंस है। अब आपको समझिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर। अभी क्या हुआ है, ए बी लेयर जो है थोड़ा सा आगे आ गया है, थोड़ा सा आगे आ गया है, तो उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे x, ठीक है। तो यार ये डिस्प्लेस हो गया x इतने से। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, तो ऊपर वाला जो लेयर है उसका नीचे वाला जो फिक्स्ड लेयर है उससे डिस्टेंस कितना है? h। तो यार इसको ऐसे लिखा जाएगा, शेयर स्ट्रेन जो होगा थोड़ा सा ध्यान में रखो, तो शेयर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब x डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस h, ठीक है। तो यार ये h लिखना पड़ेगा, x अपॉन h। सो यार ये जो डायग्राम है ये वाला, यहाँ पे थीटा एंगल बना है, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पे निकालता हूं। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम किया ऐसे,
ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश है, यहाँ पे मान लो डी है, यहाँ पे थीटा है, और ये एक्स है और ये एच है। तो यार यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको मालूम है यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा की डेफिनेशन यूज करूंगा, tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आप सभी को याद है ना, टेंथ में क्या है ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, सामने वाला डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, बगल वाला, सामने वाला अपन बगल वाला, आपको मालूम है ये। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट का मतलब इसके अपोजिट x डिवाइडेड बाय क्या आएगा एडजेसेंट में h, ये तो हाइपोटेनस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x अपॉन h का मतलब क्या होगा भाई, x अपॉन h का मतलब होगा tan थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई डायरेक्टली tan थीटा। तो शियर स्ट्रेन जो होगा, तो शियर स्ट्रेन कैन बी रिटन एज tan थीटा। इफ, इसमें यार एक चीज है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा जो होता है, तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तब जाके भाई हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यार इसको हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली। तो शियर स्ट्रेन जो होगा ना हमारे लिए, शियर स्ट्रेन जो होगा, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर लिखता हुआ यार, अब सबको समझ में आ गया होगा कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन असल में थोड़ा सा अलग है। तो यार शियर स्ट्रेन जो होगा उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, उसको लिख सकते हैं कब, व्हेन थीटा इज स्मॉल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेन, ये होता है भाई स्ट्रेन का डेफिनेशन, उसका मीनिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, L अपॉन L। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, dV बाय V। मगर शियर स्ट्रेन चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप नहीं है, वो होता है भाई रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यार जो लेयर आगे जा रहा है वो, उसका डिस्प्लेसमेंट x, रेशियो किसके साथ लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, जो लेयर आगे गया है उस लेयर का फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस। तो आप बोलोगे ये भी तो डिस्टेंस, ये लेयर भी तो फिक्स्ड है, इन इससे अभी थोड़ी ना फिक्स्ड है, ये भी यार थोड़े से क्या हो गए हैं, अपने पोजीशन से हट गए हैं। यार ये फिक्स्ड है, बाकी सब हट गया है अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेन इज, ये होता है बाय स्ट्रेन। तो यार नोट्स अच्छे से बना लो, पॉज करो वीडियो को और नोट्स बना लो, पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। 16 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अच्छा क्या है, ये इजी चैप्टर है, इसमें से आपको सब मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो यार इसके बाद यार एक और डेफिनेशन हम लेते हैं, कुछ डेफिनेशन और हैं। इलास्टिक लिमिट, कौन सा लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब यार ये इलास्टिक लिमिट का मतलब असल में कुछ यार क्या है, तो यार असल में इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। इलास्टिक लिमिट दूसरा कुछ नहीं है, असल में वे स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है, मैं पहले डेफिनेशन तो बाद में एक्सप्लेन करता हूं। इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन देखो यार, द मैक्सिमम स्ट्रेस up to which मटेरियल, और मैं लिख सकता हूं बॉडी, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच मटेरियल और बॉडी शोज द इलास्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई इलास्टिक लिमिट। तो अब इसका मतलब क्या है देखिए, तो यार मान लो हमारे पास एक वायर है और उसके ऊपर हम कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हमें मालूम है स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मान लो यार हमने उसके ऊपर 10 न्यूटन पर मीटर का स्ट्रेस अप्लाई किया, उसकी वजह से उसमें 0.1 इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी वायर का अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो आप लोग, ठीक है। तो मान लो यार ये 10 के लिए 0.1 था, 20 के लिए मान लो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से यहाँ पे 0.2 स्ट्रेन बना, ठीक है। तो यार मैंने क्या किया, पहले यार उस वायर पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेन अप्लाई किया। ड्यू टू दिस अप्लाइड स्ट्रेस उसमें यार 0.1 का स्ट्रेन आ गया।
तो स्ट्रेन आ गया, इसका मतलब क्या, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो बाद में मैंने क्या किया, 10 को हटा दिया। बाद में 10 को हटाने के बाद क्या हो गया, वायर ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से रिगेन कर दी, तो यार उसने इलास्टिक बिहेवियर दिखाया। उसके बाद मैंने उसी वायर पे 20 का स्ट्रेस लगाया, तो उसमें 0.2 का स्ट्रेन आ गया, मतलब स्ट्रेस बढ़ने के बाद स्ट्रेन भी बढ़ गया। तो स्ट्रेन बढ़ गया मालूम है, मगर मैंने क्या किया, बाद में 20 जो मैंने वेट लगाया था उसको हटा दिया। उसको हटाने के बाद यार फिर से वायर अपना ओरिजिनल पोजीशन में गया, ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर किया, रिगेन किया, तो इलास्टिक बिहेवियर उसने दिखाया। क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन में स्ट्रेस को, फोर्स को हटाने के बाद अगर ओरिजिनल पोजीशन मिला रहा है, ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर रहा है, तो इलास्टिसिटी है। ठीक है, मान लो यार उसके बाद 30 लगाया उसी वायर पे, और यार यहाँ पे 0.3 आ गया, तो यार वो क्या गया, उसका स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ गया, लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो गई, मगर यार 30 को हटाया तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में गई, मतलब इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पे तक है। यार जब भी मैंने यार उसके ऊपर उसी वायर पे 40 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लगाया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यार इसका यार जो स्ट्रेन है वो बन गया 0.6। अभी स्ट्रेस मैंने बढ़ाया, 40 किया, मगर यार स्ट्रेन जो है वो 0.4 ना होते हुए डायरेक्ट 0.6 हो गया, तो यार ये डायरेक्टली डबल हो गया, बहुत ज्यादा यार उसकी लेंथ बढ़ गई। तो यार हुआ क्या यहाँ पे, तो यार जब मैंने 40 लगाया तो यार इसका स्ट्रेन जो है ज्यादा बढ़ गया, लेंथ ज्यादा बढ़ गई, और जब मैंने 40 को हटा दिया तो यार वो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लेके गया। ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे इस स्ट्रेस पे वो उसको ओरिजिनल पोजीशन नहीं मिला, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा ही नहीं सका अप टू दिस स्ट्रेस। ओके, इसको लगाने से यार ये ओरिजिनल में नहीं जा सका, तो ओरिजिनल में नहीं जा सका, इसका मतलब यार ये अभी इलास्टिक मटेरियल इलास्टिसिटी नहीं दिखा रहा है, इलास्टिक बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। इलास्टिक बिहेवियर कब तक दिखा रहा था, तो इलास्टिक बिहेवियर यहाँ तक 30 तक ही दिखा रहा था, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। जैसे 40 लगाया यार उसने इलास्टिसिटी को छोड़ दिया, तो यार ये जो 10 को भी इलास्टिसिटी दिखाता है, 20 को भी दिखाया है, 30 को दिखाया है, 40 को नहीं दिखाता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस 30 है जहां तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है। सो दिस मैक्सिमम स्ट्रेस इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, तो उसको बोलेंगे भाई इलास्टिक लिमिट। एक और चीज है कि इलास्टिक लिमिट तक, मतलब यहां पर 30 तक, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब देखा विद इन द इलास्टिक, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद यार वो दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता है। तो यार ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये यार एक लॉ है, एक लॉ का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यार ये कौन सा लॉ है, तो लॉ का नाम डाल देता हूं यहाँ पे, दिस इज द हुक्स लॉ। कौन सा लॉ, हुक्स लॉ, इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये स्टेटमेंट है उसका, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे है भाई, अच्छे से लिखो इसको, स्टेटमेंट यहाँ पे है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज द हुक्स लॉ। उसको कैसे करेंगे, तो यार मैथमेटिकली नीचे लिखेंगे, 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आ चुका है। ठीक है, एक तो मिड सेम एग्जामिनेशन में आएगा, नहीं तो यार फाइनल में एंड सेम में आएगा, यार इधर तो एक बार आएगा शायद। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो यार कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यार यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है m इंटू यार ये बन जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, और ये m क्या बन जाएगा, तो m इज इक्वल टू, ये स्ट्रेन यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो यार ये बन जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यार ये जो m होता है दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या उसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी m को बोल लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां तक तो हमने देख लिया भाई, ये हुक्स लॉ है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
तो यार यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, इक्वलिटी डाला, तो इक्वलिटी डालने के लिए कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा m, तो m इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो m जो है इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या उसको हम क्या नाम देंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे भाई हमने दो और पढ़ लिए, इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ। ओके, तो यार इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी हुक्स लॉ को अच्छे से देखो भाई, इलास्टिक लिमिट को भी अच्छे से देखो, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच या मटेरियल शोज द इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज हुक्स लॉ। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, नया टॉपिक जो है हमारा वो है भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, उसको m से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी m इज इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जैसे अभी किया था। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका यूनिट क्या आएगा, तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा उसका ऐसा यूनिट आ जाएगा भाई, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है। तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही भाई इसका यूनिट होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो असल में ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फिर से अब ये तीन तरह के क्यों होंगे, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उन्हें मॉड्यूलस, ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो उसे लिखना पड़ेगा मॉड्यूलाई, उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलाई। ठीक है, वो दिक्कत नहीं। उसको इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं कोई कभार, क्या बोलेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, कोई कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलेंगे। ठीक है, तो यार हम तो कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं। कौन से तीन तरह के, क्योंकि यार ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो कैसे बन जाते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नया पॉइंट बना ही लेता हूं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हो गया आपका, सबने ये लिख लिया, तो यार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं अभी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, तीन तरह की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन तरह के तो वो हो ही सकते हैं। तो आपको मालूम है असल में कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम असल में कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के क्यों होंगे, क्योंकि तीन तरह के स्ट्रेस हैं और तीन तरह के स्ट्रेन हैं, इसीलिए ये तीन टाइप में हो सकते हैं। अब मान लो पहला क्या करते, देखो अभी पहला जो है, मान लो यार पहला स्ट्रेस कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस। अब थोड़ा सा ध्यान से, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन। जो स्ट्रेस लिया है वही स्ट्रेन लेना है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, खत्म मामला। ये बन गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रेस कौन सा है भाई, वॉल्यूम स्ट्रेस। अभी यार बहुत सिंपल है ये, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन ये क्या बनेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, और तीसरा वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3, तीसरा कौन सा है भाई, शियर स्ट्रेस। अभी ये बहुत सिंपल है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। तो पहला जो है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस। इसे क्या बोलेंगे, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स, ओके, यंग्स मॉड्यूलस। और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से। कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल वाई से। तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा जो लिखा है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, उनको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। उसे क्या बोलेंगे, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या उसको डिनोट करेंगे भाई कैपिटल के से। कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल के से। इसका तो हमें प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल भी इसका हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस कैपिटल के। तो दूसरा वाला जो है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, उसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको ये सिंबल यूज करेंगे, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं ईटा। इसे क्या बोलेंगे, ईटा। नया सिंबल हो सकता है आपके लिए, तो इसे बोलेंगे ईटा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉड्यूलस
ये होगा टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस होगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो असल में यंग्स मॉडुलस जो होगा इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जो होते हैं वो चेंज इन लेंथ से रिलेटेड है। सो यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। बल्क मॉडुलस जो होगा इट इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्योंकि यह वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम से रिलेटेड है। और ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा इट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप। ठीक है, चेंज इन शेप। ओके, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, असल में यार बहुत इजी है। ये जो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होते हैं असल में ये ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। ये असल में देते क्या है, यंग्स मॉडुलस जो होता है इट गिव्स, या यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू, या यंग्स मॉडुलस मेजर्स, ऐसे बोल सकते डायरेक्टली कि यंग्स मॉडुलस मेजर्स द अपोजिशन गिवन बाय द बॉडी टू चेंज इट्स लेंथ। कोई भी बॉडी जो होगी अगर आपने फोर्स लगाया तो तुरंत वो अपना लेंथ चेंज नहीं कर देगा। वो आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स को कुछ तो अपोजिशन करेगा। जो अपोजिशन बॉडी अपनी लेंथ चेंज होने को देता है, करता है, दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। सो असल में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ये सेंटेंस में जो बोल रहा हूं ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि यंग्स मॉडुलस मेजर्स द अपोजिशन गिवन बाय द बॉडी टू चेंज इट्स लेंथ। बल्क मॉडुलस जो होगा, बल्क मॉडुलस मेजर्स द अपोजिशन गिवन बाय द बॉडी टू चेंज इट्स वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मेजर्स द अपोजिशन गिवन बाय द बॉडी टू चेंज इट्स शेप। तो बॉडी जो है अपनी लेंथ, अपना वॉल्यूम, अपना शेप चेंज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो अपोजिशन देती है। लेंथ चेंज करने को जो अपोजिशन होगा वो यंग्स मॉडुलस से डिनोट करेंगे। बल्क मॉडुलस का मतलब वॉल्यूम को जो अपोजिशन होगा चेंज होने के लिए, और शेप चेंज होने के लिए जो अपोजिशन होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इनको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अगर ऐसा आता है व्हाट इज यंग्स मॉडुलस एंड गिव और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द यंग्स मॉडुलस, तो यार ये पूरा लिखना है। यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। मैं जो बोल रहा हूं आप नोट्स में लिखो, अभी पूरा नहीं लिख सकते मगर आप नोट्स में लिखो कि पहला लाइन में लिखूंगा यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये फॉर्मूला। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो उसके बाद में यहां पे आऊंगा। टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हमेशा क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, एल अपॉन एल। ठीक है, तो यार ये क्या हो जाएगा, एल घूम के ऊपर जाएगा तो एफ एल अपॉन ए एल। तो यार लेंथ का मतलब यार किसी वायर को हम फोर्स लगाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस वाला फिर से देखिए वीडियो के स्टार्ट में हमने यहाँ पे फोर्स जो होता है वो इसको mg लिखा था, लेंथ को l लिखेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर उसको लिखा था पाई आर स्क्वायर एल। इसको यार टेंसाइल स्ट्रेस को फिर से वीडियो में पहली बार देखो। ओके, तो यार ये हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे m क्या होगा, m जो होगा मास अटैच्ड, ठीक है, जो मास लगाया है। g क्या होगा, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा थोड़ा तो आपको याद होगा, 10th में किया है। ओके, r क्या होगा, रेडियस होगा किसका, वायर का। l क्या होगा, स्मॉल l चेंज इन लेंथ, कैपिटल L क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यंग्स मॉडुलस जो है उसका यूनिट क्या आएगा, तो यार ये स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट होगा, और इसका यूनिट आ जाएगा भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी ध्यान में रखो, लास्ट में यूनिट लिखो, खत्म मामला। तो यार 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, श्योर शॉट। तो बल्क मॉडुलस जो है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर से वही लिखना है, चेंज इन वॉल्यूम वगैरह वगैरह, जो इसके लिए लिखा है सेम इसके लिए भी, इसके लिए अभी डायरेक्ट मैथमेटिक्स करता हूं। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब क्या है, फिर से पीछे जाके देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए हमने लिखा था भाई dp, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम घूम के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा v dp बाय dv। ओके, ये हो गया बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन।
कैसे लिखना है, जैसे ऊपर लिखा है ऐसे लिखना है, बल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, सो बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है बस। और इसका भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यार स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का यूनिट होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप, आप नोट्स में लिखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को हमने लिखा था थीटा, याद होगा, अभी पीछे जाओ थोड़ा सा, ओके। तो यार इसको ऐसे लिखेंगे एफ अपॉन ए थीटा, ओके, और इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हो गए भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स, ओके। फिलहाल तो अभी यहाँ के रुकते हैं, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। तो यार इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म हो जाएगी, और उसी वीडियो में हम चालू कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसमें हम विस्कोसिटी का टॉपिक चालू करने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विस्कोसिटी भी आपको मजा आएगा, ठीक है यार। इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर फिलहाल के लिए रुकते हैं, थैंक यू।